फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए विजिटे ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोज शेयर कर रहा है। ये वीडियोज आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। अभी हिस्टोरियोग्राफी मतलब क्या? हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है इतिहास लेखन, हिस्ट्री राइटिंग। हिस्ट्री राइटिंग देखिए बहुत स्टडी करनी पड़ती है। जब कोई हिस्ट्री डिटेल में लिखनी पड़ती है तब हिस्टोरियंस को बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद वो हिस्ट्री लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखना है, क्या है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnections. Chronology मतलब sequence, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तो वैसे incidences का sequence, हिस्ट्री में कौन से incidences कब कब हुए उनका एक sequentially लगाना उनको, और उसके बाद वो हिस्ट्री राइटिंग में यूज करना, तो इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी। तो हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस। तो अलग अलग जो घटनाएं घटी हुई है पास्ट में, इतिहास में, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किया जाता है, राइटिंग्स किए जाते हैं, स्टडी किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ताकि उनकी वो घटनाएं कब घटी है और एक के बाद एक कैसे उनका सीक्वेंस रहा है, कौन सी घटना कब घटी है और क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये स्टडी करने के लिए हिस्टोरियोग्राफी का स्टडी करना जरूरी है। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए कई सारी घटनाएं तो बहुत से पहले से घटती हुई आ रही है, मतलब वो कंटिन्यूअस घटती हुई आ रही है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस द एम्पिरिकल मेथड मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लैबोरेटरी मेथड, इसे कहा जाता है लैबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, जिसमें कई सारे ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और जिसके अनुसार फिर कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। आपको जर्नल बुक्स में होता है एम, एपरेटस, फिर ऑब्जर्वेशंस, फिर कंक्लूजन। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं और उसके ऊपर से एक्सपेरिमेंट्स करके फिर कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। दिस मेथड इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो फिजिकल साइंसेस है, नेचुरल साइंसेस है, उनमें एम्पिरिकल मेथड यूज की जाती है। मतलब इट इज यूज टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। हमारे पास जो नॉलेज है उन्हें परखने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और अगर वो एक्सपेरिमेंट्स में सही साबित होता है तो उसको सही माना जाता है। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत थोड़े से प्रूफ होते हैं और हम उस समय में नहीं जा सकते, उस जगह पर नहीं जा सकते एक्चुअल जो जहाँ घटना हुई थी या जब घटना घटी थी। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। देखिए फिजिक्स के लॉज लीजिए या फिर मैथ्स के लॉज लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लीजिए, वो बदलता नहीं है, वो प्राचीन काल से वही है। मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो ये जो है ये वैसा ही रहेगा। उसी तरीके से ओहम्स लॉ अगर आप पढ़ा होगा आपने पिछले साल, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि v इज इक्वल टू I इंटू R, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू रेजिस्टेंस, या फिर द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो एट अ गिवन टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो ये लॉ फिक्स्ड है। जब भी आप किसी चीज में से, कंडक्टर में से पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो उसी तरीके वैसा इसमें है फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में। लेकिन इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस।
लेकिन ये हिस्टोरिकल रिसर्च में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? दिस इज सो बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। क्योंकि जब घटना घटी है उस समय में हम वापस नहीं जा सकते। अभी तक तो टाइम मशीन का इन्वेंशन नहीं हुआ है, तो इस कारण अभी तक हम नहीं जा सकते उस घटना जिस समय में घटी थी उस समय में नहीं जा सकते, या फिर उस जगह पर तो जा सकते हैं लेकिन अभी उस जगह पे कुछ नहीं हुआ होगा, इसलिए हम उस जगह पर उस समय पे नहीं जा सकते जब वो घटना घटी थी। इसलिए हमें कुछ दूसरी मेथड्स यूज करनी पड़ती है। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। देखिए, इसमें कोई फिक्स लॉज हम बना नहीं सकते। फॉर्मुलेट मतलब बनाना, फॉर्मूला बनाते हैं ना, उसे कहते हैं फॉर्मुलेट करना, कंपोज करना। तो ये ऐसे फिक्स लॉज बनाना हिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning। देखिए, अगर हमें कोई हिस्टोरिकल घटना के बारे में पता करना है, इंसिडेंट्स के बारे में पता करना है, तो उस समय क्या हमारे पास कुछ प्रूफ्स होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, तो उसमें जो लैंग्वेज है तो उसका नॉलेज होना चाहिए एक्सपर्ट्स को, हिस्टोरियंस को उसका नॉलेज होना चाहिए। किसी दूसरी भाषा में है, पुरातन भाषा में है, तो उस भाषा का नॉलेज होना चाहिए, उस स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे मेडिवियल मराठी जो शिवाजी महाराज के जमाने के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे पुरातन मराठी में है, प्राकृत जिसे कहते हैं, और उसकी स्क्रिप्ट जो है वो मोडी स्क्रिप्ट है, मोडी स्क्रिप्ट, तो वो अलग स्क्रिप्ट है। तो वो पढ़ने वाले एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, या फिर वो लैंग्वेज जिन्हें आती है उनकी जरूरत होती है। इसलिए किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए उस समय के भाषा के और स्क्रिप्ट के जानकारों की जरूरत होती है। ऑल्सो द एक्सपर्ट्स कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर। देखिए, ऑथेंटिसिटी का मतलब है भरोसेमंद, कितना भरोसेमंद है वो डॉक्यूमेंट। कई सारे डॉक्यूमेंट्स नकली भी हो सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं हो सकता, तो वो कितना असल है, कितना असली है वो डॉक्यूमेंट, वो भी हमें एग्जामिन करना पड़ता है। फिर उसके बाद उसकी लेटरिंग स्टाइल कैसी है, मतलब लेटरिंग स्टाइल से हम उसका जो ऑथर है, किसने लिखा था, वो पहचान सकते हैं। ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग यही बताया गया है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब का है, उसके ऊपर या नीचे डॉक्यूमेंट्स पर कुछ तारीख होगी, डेट होगी, या और टाइप ऑफ पेपर। देखिए, टाइप्स ऑफ पेपर्स भी बदलते गए हैं हिस्टोरिकली। बहुत पहले कॉपर प्लेट्स पर टाइपिंग की जाती थी, उससे भी पहले क्ले टैबलेट्स पर लिखा जाता था, स्टैम्प्स दिए जाते थे। फिर उसके बाद पपायरस के पेजेस आए, फिर उसके बाद आज के जैसे पेजेस है वैसे आए। तो स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी की मतलब सील्स होते हैं, राजमुद्रा जिसे कहते हैं। हमारे कॉइन्स पर जैसे अशोक चिन्ह होता है ना, वैसे उस समय के राजाओं के स्टैम्प्स होते हैं, राजमुद्राएं होती है, रॉयल सील जिन्हें कहा जाता है। Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical references। Scrutinize मतलब क्लासिफाई करना, उसे कौन सा असली है, कौन सा नकली है, जो नकली है वो निकाल देना और जो असली है वो रख लेना, उसे कहते हैं स्क्रूटिनाइजेशन। तो हिस्टोरियन का ये सब काम है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स असली है, कौन से भरोसेमंद है और कौन से रिलेटेड है। रिलेवेंट मतलब इससे रिलेटेड, तो वो सब क्लासिफाई करना और हमारे पास रखना। अभी देखिए, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव। नैरेटिव मतलब कथा, स्टोरी जिसे कहते हैं। तो एक हिस्ट्री राइटिंग मतलब एक स्टोरी लिखने के जैसा ही है, बस उसे फैक्ट्स में बताना पड़ता है। तो वो लिखने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? पहली चीज है एग्जामिनिंग रिलेवेंट रेफरेंसेस टू द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एग्जामिन करना, जो भी रेफरेंसेस है उनको एग्जामिन करना। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस मतलब बदलाव, धीरे धीरे एक राजा के मरने के बाद दूसरे राजा का जमाना आता है, तो
इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। या फिर एक घराने का राज खत्म होता है और वहां पर दूसरे घराने का राज शुरू होता है, उससे फॉर एग्जांपल हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को एक ट्रांजिशन हुआ। पहले ब्रिटिश की पावर थी और बाद में हमारा स्वराज्य आ गया, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस। तो इसे बदलाव, हिस्ट्री में जो बदलाव होते हैं उसे कहते हैं ट्रांजिशंस। तो कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस करके, स्टडी करके जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है उन्हें कलेक्ट करवाना और उनकी स्टडी करवाना। फिर तीसरी है अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग द टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। अलग अलग रेफरेंसेस जो है, जो भी सबूत है हमारे पास, जो भी एविडेंसेस है उस जमाने के, या कॉइन्स ले लीजिए या फिर डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, उस समय की क्लोथिंग या फिर उस समय के तलवार शस्त्र जो भी है, तो उस समय से वो सब हम कलेक्ट करके उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं और उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। जो भी हमारे सामने एविडेंसेस है उसके उन्हें सामने रखकर जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो खड़े करना कि अगर ये कॉइन थे उस समय तो किसका राज हुआ होगा, उस पर सील होता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि इनका ये कॉइन इनके राजा का है, ये राजा का है। तो उससे ऐसे क्वेश्चंस रेज करना और उनसे स्टोरी बनाना। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस मतलब इमेजिनरी थिंग्स। तो चीजें इमेजिन करनी पड़ती है, उस समय ऐसी घटनाएं घटी हुए होंगी, उस समय वैसी घटनाएं घटी होंगी, तो उसे बोलते हैं फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस बनाने, कंपोजिंग हाइपोथेसिस। उसके बाद है क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। जो भी हमारे पास सोर्सेस है अलग अलग, उनके बारे में एग्जामिन करना और स्टडी करना अलग अलग सोर्सेस के बारे में। ये सारी हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड है ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव। ठीक है। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स मतलब जो अलग अलग हिस्टोरियंस है पहले के जमाने में हुए हैं, पहले के जमाने से आए हुए, उन्होंने अपनी अपनी एक मेथड बनाई है। हर एक हिस्टोरियन की अपनी एक, बड़े बड़े जो हिस्टोरियंस है उनकी अपनी एक मेथड उन्होंने बनाई हुई है, उन्हें कहते हैं डिसिप्लिन्स। ठीक है। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजी का मतलब है पुरातत्व विद्या मतलब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया भी है, जिसमें उनका काम होता है कि अगर कोई पुरानी चीज मिलती है जमीन खोदते समय वगैरह, तो उसको स्टडी करना, वो किस जमाने की है, किस समय की है, वो सब स्टडी करना, उसके और किस राजा की हो सकती है, किसके जमाने की हो सकती है, वो सब स्टडी करना। आर्काइवल मतलब संग्रह, मतलब कलेक्शन, जो पुरानी चीजें हैं उनको ठीक से केयरफुली कलेक्ट करवा के रखना, उनकी केयर करवाना। फिर साइंस, उनका भी एक साइंस है, उन सभी चीजों का एक साइंस है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिखित जिन्हें कहा जाता है। पहले के जमाने में प्रिंट टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस समय में क्या करते थे, सारे बुक्स जो है वो हाथों से लिखने पड़ते थे। तो जो हाथों से लिखे हुए बुक को मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे और उसकी स्टडी को मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी कहते थे। एपिग्राफी मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, जो अलग अलग स्टाइल के प्रिंट्स है या फिर लिखे हुए स्क्रिप्ट्स है, उनकी स्टडी के बारे में कहा जाता है एपिग्राफी। तो एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल मतलब ये लेटर्स किस स्टाइल में लिखे गए हैं, जैसे कि इंग्लिश में भी अलग अलग स्टाइल से, बोल्ड स्टाइल है, इटैलिक स्टाइल है। अगर आप कंप्यूटर में टाइप करते हुए होंगे तो उसमें आपको पता चलेगा बोल्ड स्टाइल, इटैलिक स्टाइल। तो अलग अलग स्टाइल्स अपने अपने, उस समय बहुत कम लोग थे जो ये लिखते वगैरह थे, तो उनकी अपनी अपनी एक स्टाइल हुआ करती थी, उनसे पता कर सकते थे कि ये किस जमाने का डॉक्यूमेंट है। लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेजेस की स्टडी। पहले के जमाने में अलग लैंग्वेजेस हुआ करती थी, तो उस जमाने की लैंग्वेज का नॉलेज होना और उसके बारे में स्टडी करना, उससे बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो एंशिएंट काल से, पुराने काल जमाने से जो कॉइन्स आ रहे हैं
उनके बारे में स्टडी करके उनका काल कौन सा है और वो किस राजा के, किस सरकार के जमाने के हैं, उनके बारे में स्टडी करना, उसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। जीनियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लीनिएज। लीनिएज मतलब वंश। वंश मतलब देखिए राजा, मतलब पुराने जमाने में राजघराने थे। राजघरानों के पहले दशरथ राजा, फिर उसके बाद राम आया, फिर उसके बाद लव कुश आए, तो ये पूरा उनका वंश हुआ। एक उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसको कौन बेटे थे, कितने बेटे थे, वो सब फैमिली ट्री राजाओं की, महाराजाओं की, उसके बारे में जिसमें स्टडी की जाती है उसे कहते हैं जीनियोलॉजी, स्टडी ऑफ लीनिएज। लीनिएज मतलब वंश। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। वी हैव लर्नड अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, critically examining historical sources and writing the historical narrative। मतलब देखिए रिसर्च मेथड कौन सी है? हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेस एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। जो भी हमारे पास एविडेंसेस है उनको ठीक तरीके से एनालाइज करना, उनकी स्टडी करना और उसके बाद हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखना। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। ये डेफिनेशन है हिस्टोरियोग्राफी की। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी मतलब इतिहास लेखन, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, स्टूडियस राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नैरेटिव इज अ हिस्टोरियन। जो इंसान ये सारी स्टडी करके हिस्ट्री का नैरेटिव लिखता है उसे कहते हैं हिस्टोरियन। ठीक है। द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव। देखिए हिस्ट्री तो बहुत सारी घटनाओं से घटी हुई होती है, लेकिन आज हमारे पास उतने सारे उसके एविडेंसेस नहीं है, तो इस कारण हम हिस्टोरियन जो है वो हर एक इंसिडेंस जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकता उसके नैरेटिव में, उसके स्टोरी राइटिंग में। The inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him। एक जो जीनियस हिस्टोरियंस होते हैं वो अपनी अपनी मेथड डेवलप करते हैं, अपनी अपनी फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं, एक स्टैंडर्ड मेथड, तो उसके अनुसार वो हिस्टोरिकल इवेंट्स या फिर हिस्टोरिकल नैरेटिव जो है वो लिखता है। His style of writing is determined by that conceptual framework। तो उसका नाम दिया जाता है उसे, डिसिप्लिन जिसे कहा जाता है या फिर फ्रेमवर्क। The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world। पुराने जमाने में हिस्ट्री राइटिंग इतनी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं थी या फिर कोई इतना ज्यादा लिखता नहीं था, हिस्ट्री इतना प्रचलित नहीं थी वो मेथड हिस्ट्री राइटिंग। मतलब हिस्ट्री राइटिंग उस समय में प्रेजेंट टेंस, आज जो हिस्ट्री है वो उस समय प्रेजेंट टेंस थी, तो वो ज्यादा लिखते नहीं थे प्रेजेंट टेंस के बारे में और हिस्टोरिकल घटनाओं के बारे में भी। However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके बारे में जागरूक नहीं थे या फिर उन्हें पता नहीं था या फिर वो उत्सुक नहीं थे हिस्ट्री राइटिंग के बारे में। Ancient people also felt the need of passing the stories of the life and valor of the ancestors to the next generation। valor मतलब पराक्रम, bravery। तो पुराने लोगों को भी जरूरत लगती थी कि उनके जमाने में जो महाराजाओं ने, राजाओं ने, योद्धाओं ने जो भी पराक्रम किए हैं वो अगली जनरेशन को पास करनी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को ये सारी स्टोरीज पास होनी चाहिए, ऐसा उनको भी लगता था। Ancient communities all over the world used various means like cave paintings, storytelling, singing songs and ballads etc। तो देखिए पुराने जमाने के लोग भी अलग अलग मेथड्स यूज करते थे, जैसे कि केव पेंटिंग्स। भीमबेटका में मध्य प्रदेश में केव पेंटिंग्स किए गए हैं। वो एंशिएंट लोग थे, आदिवासी लोग, जिनके पास कुछ खास तकनीक नहीं थी और उनके पास कुछ खास आर्ट भी नहीं था, तो उन्होंने पेंटिंग्स किए हैं जिसमें दिखाया गया है कि एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हंटिंग एन एनिमल, वो दिखाया गया है उसमें। तो उससे हमें पता चलता है कि उस जमाने में पेंटिंग का आर्ट उन्होंने लर्न किया था और हंटिंग का आर्ट भी लर्न किया था उन्होंने।
फिर केव पेंटिंग के द्वारा बताते थे वो स्टोरी टेलिंग, फोक स्टोरीज जिन्हें कहा जाता है, सॉन्ग्स के द्वारा बताया जाता था, बैलाड्स मतलब सॉन्ग्स। फॉर दिस पर्पज दीज ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो उस समय के जो फोक सॉन्ग्स थे, जो भी पेंटिंग्स थी, जो भी स्टोरीज थी, उन्हें आज के जमाने में सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के तौर पर ट्रीट किया जाता है उन्हें। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, अभी आज के जमाने में हिस्टोरियोग्राफी कैसी है उसके बारे में स्टडी करते हैं। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। फर्स्ट है, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। आज की जो हिस्टोरियोग्राफी है, आज का जो हिस्ट्री राइटिंग मेथड है, वो साइंटिफिक मेथड्स पर, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इट बिगिंस विद फॉर्मेशन ऑफ रिलीवेंट क्वेश्चंस। उसके स्टार्टिंग में ही कई सारे रिलीवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं कि ये कौन से जमाने का है, अगर ये एविडेंस हमारे पास है तो वो ये कौन से जमाने का है, ये किस राजा के जमाने का है, उसका पर्पस क्या था। ये सब स्टडी करने के बाद, ये सब क्वेश्चंस खड़े करने के बाद उसको सॉल्व करके हिस्ट्री लिखी जाती है मॉडर्न समय में, आज के समय में। सेकेंड पॉइंट, दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, मतलब इंसान को केंद्र में रखकर बनाए जाते हैं। एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन के बारे में, सेंट्रिक मतलब सेंटर में रख के, एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब इंसान को सेंटर में रख के, इंसान को पूरा महत्व देकर लिखे जाते हैं। मतलब इट मीन्स दैट दीज क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब इंसानों के बारे में बताया जाता है। पुराने जमाने में कई सारी घटनाएं लिखी गई थी, जैसे ट्रॉय, अगर आपको पता हो, बहुत बड़ा काव्य है, महाकाव्य। तो उसमें ट्रॉय सिटी पर जो युद्ध हुआ था वो लिखा तो गया है, लेकिन उसमें कई सारी बातें इमेजिनरी लिखी गई है। मतलब इस गॉड ने ट्रॉय सिटी को ये श्राप दिया, ट्रॉय के राजा को ये श्राप दिया, इसलिए वो हार गया। इस गॉड ने दूसरे दुश्मन राजा को ये आशीर्वाद दिया, इसलिए वो जीत गया। ऐसी इमेजिनरी बातें भी लिखी गई है, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में ये चीजें अलाउड नहीं है। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब सिर्फ और सिर्फ इंसानों के बारे में ही लिखना है, बस इमेजिनरी बातें नहीं लिखनी है। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स, मतलब डिवाइन मतलब गॉडली चीजें या फिर चमत्कारी चीजों के बारे में कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए। ऐसा मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का नियम है, एक अनरिटन नियम। आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। अभी जो भी क्वेश्चंस हमने रेज किए गए हैं, तो उनको आंसर्स देते समय हमारे पास जो एविडेंसेस है, उस समय के कॉइन्स, उस समय की क्लोथिंग, उस समय के शस्त्रास्त्र, उस समय के डॉक्यूमेंट्स, तो उनके बारे में स्टडी करके फिर उनको जो क्वेश्चंस हमारे सामने है उनका जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। 4th पॉइंट है, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। एक ग्राफ की तरह है जो आगे बढ़ते रहता है, जो पुराने जो घटनाएं घटती जा रही है वो लिखते हुए आगे वो ग्राफ बढ़ते जा रहा है, उसे हिस्ट्री कहा जा सकता है। इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी with the above characteristics has its roots in the ancient Greek historical writing. History, अभी ये Greek pronunciation है, history is originally a Greek term. Herodotus, the Greek historian of the 5th century BCE, used it first for his book entitled The Histories. उसने एक किताब लिखी थी The Histories। तो हीरोडोटस नाम का एक एंशिएंट हिस्टोरियन था, ग्रीक हिस्टोरियन। उस हीरोडोटस जो था वो एक ग्रीक हिस्टोरियन था। फ्रॉम उस 484 बीसी में उसका जन्म हुआ और 425 बीसी में उसका मृत्यु हुआ। तो उसने हिस्टरीज नाम की किताब लिखी थी। ये माना जाता है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी उस जमाने से शुरू होती है। अभी आपको ये डाउट आ सकता है कि 484 में पैदा हुआ और 425 में मर गया, ये कैसे हो सकता है? तो आपको अगर ये डाउट है तो मैं लेट मी क्लियर यू। देखिए, अभी आज कितना साल है? 2018, ठीक है। तो 2018 से पहले क्या आया? 2017।
उसके बाद 2018, अभी इसके बाद क्या आएगा 2019। तो ये टाइमलाइन जो है इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन। आपको नंबर लाइन पता होगी ना, तो उसमें सेंटर में 0 होता है यहां पर, और ये 1 2 3 4 +1 +2, ये -1, ये -2। तो अभी ये देखिए -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो -1 बड़ा है -2 से। -2 पहले आता है, उसके बाद -1 आता है। उसी तरीके से 2019 ये 0 है, ये CE है, ये कॉमन एरा या फिर उसे AD भी कहा जाता है, एना डोमिनी। ये है BC, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा। तो इस जमाने में 0 1 2 3 4 मतलब 3 पहले आया, 3 BC, उसके बाद 2 BC आया, फिर 1 BC आया, फिर 0, फिर 1 AD, फिर 2 AD, इस तरीके से। इस कारण 484 BC जो है वो पहले आया, फिर उसके बाद 425 BC वो आया, ठीक है, इस तरीके से। अभी मुझे बताइए, ये कुछ डाउट्स आपको है, ये डाउट्स आपको बाकी जगहों पर क्लियर नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अभी ये देखते हैं कि कौन सी सेंचुरी चालू है वो कैसे डिसाइड करते हैं। अभी कौन सा ईयर चालू है 2018, और कौन सी सेंचुरी चालू है, क्या बोलते हैं 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी, ठीक है। 2018 मतलब 21st सेंचुरी है। पिछली सेंचुरी कौन सी थी, अभी देखिए पिछली सेंचुरी का एक नंबर लेते हैं 1998। तो ये कौन सी सेंचुरी है 20th। उसके पीछे जाते हैं 1898, ये है 19th सेंचुरी। तो ये समझ लीजिए, ये जो है यहां पर जो नंबर होता है उसका 1 प्लस करना, +1, तो वो सेंचुरी होती है। यहां पर जो नंबर होता है उसका +1 करने के बाद जो सेंचुरी है वो मिलती है। तो यहां पर 2018 है मतलब 21st सेंचुरी है, यहाँ पर 1998 है मतलब 20th सेंचुरी है, 1898 मतलब 19th सेंचुरी है। अभी देखिए हेरोडोटस का बर्थ ईयर कौन सा है 484 BC, 484 मतलब 4 है, तो +1 मतलब 5th सेंचुरी है, 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से है। अभी पिछले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 2 पर। यहाँ पर डू यू नो का एक बॉक्स दिया है, वो देखते हैं। तो इसमें क्या है, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लॉवियर म्यूजियम। लॉवियर म्यूजियम नाम का एक फ्रांस में म्यूजियम है, वहां पर एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है। देखिए अगर आप वहां पर देखेंगे तो यहाँ पर एक सेना नायक है, सेनापति जिसे कहा जाता है, और उसके पीछे हाथ में भाले लिए हुए उसके सैनिक है लाइन में। ये देखिए उनके सिर दिख रहे हैं, एक एक सिर, और ये हाथ में भाले लेकर है वो खड़े, यहाँ पर भी भाले लेकर खड़े हैं, और उनका सेना नायक सामने है, सेनापति। तो इसके बारे में हमें क्या पता चलता है, द अबोव पिक्चर शोज अ फ्रैगमेंट ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स होल्डिंग शील्ड्स एंड स्पीयर्स। देखिए हाथ में ढाल भी पकड़े हुए हैं वो, और भाले भी पकड़े हुए हैं। शील्ड्स मतलब ढाल और स्पीयर्स मतलब भाले। इज सीन हियर, द जनरल इज इन द फ्रंट, सामने आर्मी का जनरल है मतलब सेनापति।
The tradition of recording historical event can be traced back to Sumer civilization in the Mesopotamia. सुमेर सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया मतलब इराक, सऊदी अरब, जो मिडल ईस्ट का डेजर्ट का एरिया है ना, उस एरिया को मेसोपोटामिया कहते हैं। और सुमेर सिविलाइजेशन इराक ईरान के पास ही आता है। उस सिविलाइजेशन को प्राचीन जमाने में, मतलब हमारे यहाँ जब हड़प्पा मोहनजोदारो था तो उस समय वहां पर सुमेर सिविलाइजेशन था, सुमेरियंस। तो उस सिविलाइजेशन का, उस संस्कृति का ये इंस्क्रिप्शन है। Names of Sumerian kings and stories of battles fought by them have been preserved in the various inscriptions. कई सारे inscriptions में ऐसे उनके नाम लिखे गए हैं और battles के बारे में pictures ड्रॉ किए गए हैं। The earliest inscription shown about dates back to 4500 BCE. 4500 BCE मतलब कितने साल पहले का है ये? आज से नियरली 6500 साल पहले। देखिए 4500 मतलब BCE, 0 से पहले 4500 और 0 के बाद आज तक 2018, मतलब 2018 प्लस 4500 इज इक्वल टू 6518। तो ये 6500 साल पुराना एक इंस्क्रिप्शन है ये। It records a battle fought between two kingdoms. It is now displayed at the Louvre Museum in France. फ्रांस में वो म्यूजियम में रखा गया है, एक लॉवियर म्यूजियम नाम के। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस लेसन का आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको फास्ट मिल सके। थैंक यू।